सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो रिलेटेड है रिलायंस जियो में फेसबुक के निवेश से। जी हां, आपने सुना होगा कि फेसबुक ने बहुत बड़ा निवेश रिलायंस जियो में किया है। तो दरअसल इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे चलकर यह जो निवेश है किन किन रूपों में हमको दिखाई देता है, कैसे इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ हमारे लिए भी कुछ चुनौतियों के साथ कई संभावनाओं को यह आगे बढ़ाएगा। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और समझिए कि वह यह होता है कि अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपके पास बिजनेस चलाने का एक विजनरी प्लान होना चाहिए। अर्थात आप भविष्य में कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से बिजनेस आप चलते हुए बिजनेस के साथ जोड़ सकते हैं, तभी आप सर्वाइव कर सकें। क्योंकि बड़ी कंपनियां, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, उन्होंने अपने आप में चेंजिंग नहीं किया और वह क्या हो गई, फिर मार्केट से बाहर हो गई। और जिन कंपनियों ने समय समय पर अपने अंदर चेंज किया, वह प्रोडक्ट को समझा, ग्राहकों की डिमांड को समझा और आने वाले समय में क्या क्या टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकते हैं इसको समझा, वह कंपनियां आज जो है कि शिखर पर हैं। तो दरअसल इसी का एक जीता जागता उदाहरण है, वह है रिलायंस परिवार और उसी से यह जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक है। मैंने यह सिर्फ आपको इसलिए बताया कि जब पूरा टॉपिक मैं लास्ट में फिनिश करूंगा तो आपको लगेगा ये सिर्फ निवेश नहीं है, ये बहुत बड़ा सोचा हुआ एक कदम है जो आगे चलकर काफ़ी क्रांतिकारी सिद्ध हो सकता है। आइए हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी स्टार्ट करेंगे 1973। जी हाँ, जब धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री का निर्माण किया गया। यही रिलायंस इंडस्ट्री आज जो है कि रिलायंस जियो और कितने भी रिलायंस के साथ आप नाम जोड़ते हैं, उनकी जो है कि क्या है, एक फाउंडर कंपनी है, उनकी जो है कि क्या है, एक पेरेंट्स कंपनी है। यह कंपनी जो है यह पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, म्यूजिक आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। जैसा कि जब भी कोई क्या होता है, बड़ा जाता है तो अपने साथ कुछ विवाद छोड़ जाता है। ठीक इसी तरह से वर्ष 2002 में जब धीरू भाई अंबानी जी की मृत्यु हुई, उसके बाद कंपनी को कौन डील करेगा, क्या क्या किसकी जिम्मेदारियां होंगी, इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद हुआ अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच। और इनको यह तय करना था कि आखिर किसके हिस्से में क्या आएगा। तय भी किया गया, बैठकर बातचीत के माध्यम से इसको सेटल किया गया और यह तय हुआ कि इंटरटेनमेंट, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकॉम अनिल अंबानी के हिस्से में जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए टेलीकॉम जो है सेक्टर किसके अंतर्गत जाएगा, अनिल अंबानी के हिस्से में जाएगा। वहीं रिलायंस ऑयल बिजनेस और आईपीएसएल जैसी कंपनियां मुकेश अंबानी के हिस्से में आएंगी। यह तो तय हो गया और जब यह तय हो गया तो यहीं से एक कंपनी का जो है कि आगे चलकर ओरिजिन होने की उम्मीद दिखाई दी और साथ ही साथ उसके दब जाने की भी। जो दरअसल जो टेलीकॉम जो सेक्टर था, रिलायंस टेलीकॉम का जो एक कंपनी थी, इसकी पूरा जो विचार था यह था मुकेश अंबानी का, लेकिन दे किसको दिया गया, अनिल अंबानी को। लेकिन सब कुछ चूंकि परिवार का हिस्सा था तो बहुत ज़्यादा नोकझोंक ना करते हुए जो है अनिल अंबानी को टेलीकॉम सेक्टर को चलाने की अनुमति दी गई। आगे चलकर यह तय हुआ कि जो है कि मुकेश अंबानी कोई टेलीकॉम की कंपनी ना खोल दें, इसलिए एक बॉन्ड भरा गया और बॉन्ड में यह लिखा गया कि मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक रिलायंस कम्युनिकेशन टेलीकॉम की कोई प्रतिद्वंदी कंपनी नहीं बनाएंगे, जिससे क्या हो, अनिल अंबानी के पास जो रिलायंस कम्युनिकेशन टेलीकॉम कंपनी है उसको प्रतिद्वंदिता मिले। यह बात तो तय हो गई और यह सब तय हुआ 5 साल के लिए, अर्थात यह 2005 में हो रहा है, बॉन्ड भरा जा रहा है। आने वाले 5 साल अर्थात 2010 तक यह बॉन्ड था और इसी के अनुसार काम करना था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जब व्यक्ति के पास प्लान होता है, विजन होता है, तो कभी भी उसको क्या होता है, ऐसी चीजें पीछे नहीं रोकती हैं। 2010 का समय आया और मुकेश अंबानी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 2010 में ही मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड लिमिटेड को 4,800 करोड़ रुपए में खरीद लिया और यह वह कंपनी है जो इंडिया में जिसने जो है कि स्टार्टिंग में
4G की सुविधाएं दी। 4G की सेवा देने वाली यह कंपनी है। इसको 2010 में ही क्या किया, मुकेश अंबानी खरीद लिया। बाद में 2010 के बाद इस कंपनी ने अर्थात मुकेश अंबानी ने अपने जियो परिवार को खड़ा करने के लिए लगभग जो है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, और जब 2.5 लाख रुपए खर्च करके एक प्लेटफॉर्म बना लिया, उसके बाद 27 दिसंबर 2015 को रिलायंस जियो अस्तित्व में आया। लेकिन अभी भी जब यह अस्तित्व में आया तो सभी के लिए उपलब्ध नहीं था, अर्थात हम आप इसको यूज नहीं करते थे। आपने तो जो है कि सितंबर के लास्ट में हमने इसको यूज करना प्रारंभ किया, और 2017 से यह कंपनी बढ़ना चालू की, और तब से लेकर आज तक इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे पहले इसके पास एक विजन था कि आप सबसे पहले अपने ग्राहकों को इकट्ठा करो, और इसीलिए आपको याद हो तो इस कंपनी ने 4 महीने तक फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग की आपको सुविधा दी, और इसलिए ताकि आप जितने अन्य नेटवर्क हैं उनको छोड़कर आप रिलायंस से जुड़ सकें। उसके बाद आपको अनुभव कराया कि देखिए, जब आपके पास असीमित डेटा है तो आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और हम सभी लोग क्या हो गए, उसी के लत में आ गए। और आज की जो व्यवहारिकता है कि आज अगर आपको एक दिन डेटा नहीं मिले तो आप क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल जो रहा है वो रिलायंस जियो का है। कुल मिलाकर 2017 से इस कंपनी ने जो है कि अपना पब्लिक जो है कि ट्रांसफ़र स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके बाद एक कंपनी आगे बढ़ती रही। अभी तक इस कंपनी ने लगभग जो है कि 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, और इस तरह से जियो प्लेटफॉर्म बढ़ा है। अभी हाल में ही सूचना आई है कि रिलायंस ने जो है कि क्या किया है, अपना लगभग 10% जो है कि हिस्सेदारी बेची है, या ये कहें कि फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है रिलायंस जियो में, और इसके वजह से फेसबुक को इस कंपनी में 9.99% की हिस्सेदारी प्राप्त हुई है, अर्थात 0.1% से कम हिस्सेदारी फेसबुक को मिल गई है। अब जब यह निवेश मिल गया है, स्वाभाविक है अब क्या हो गया, फेसबुक और जियो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। यह निवेश जो है कि तुरंत वापस ना चले जाए, ऐसा ना हो कि 4 महीने बाद जो है कि फेसबुक कहे कि हम अपना पैसा लेकर फिर से हम घर जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक बॉन्डिंग एग्रीमेंट किया गया है। इसमें यह लिखा है कि एक निवेश जल्दी वापस नहीं जाएगा, अर्थात निवेश स्थायी रह सके, इसलिए इस प्रकार का जो है कि क्या किया है, एग्रीमेंट किया गया। अब देखिए, थोड़ा सा जो हम रिलायंस जियो शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जो फोन और डेटा यूज करते हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में ये कई चीजें प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एक कंपनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा बेचती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में काम कर रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में काम कर रही है, बिग डेटा के क्षेत्र में, ब्लॉकचेन तकनीक के क्षेत्र में काम कर रही है, और इन सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि फेसबुक ने जो निवेश किया है इन सभी क्षेत्रों में क्या होगा, फेसबुक की हिस्सेदारी होगी। अब देखिए, अब प्रश्न ये आएगा कि आखिर रिलायंस ने ऐसा क्यों किया, और फिर आपका प्रश्न आएगा आखिर फेसबुक ने ऐसा क्यों किया। तो दरअसल जब मैं अब कहूँ आपसे फेसबुक, तो मान के चलिए फेसबुक में क्या है, आपको पता है इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है, अर्थात फेसबुक क्या है, कई कंपनियों का एक सम्मिलित रूप है। इस समय वह सिर्फ फेसबुक वह नहीं, सोशल साइट उसके पास जो है कि वो ओनरशिप है व्हाट्सएप की भी, इंस्टाग्राम की भी। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे रिलायंस। तो रिलायंस को क्या हुआ है, जो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त होगी, उससे वह करेगी कि उसके पास जो कर्जा है उस कर्जे को वह कम करेगी, अर्थात वह यह चाहती है कि उसके पास जो कर्जा है वह खत्म हो, तो वह अपने कर्जे को क्या करेगी, खत्म करेगी। इस समय लगभग रिलायंस जियो के ऊपर लगभग जो है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और बहुत बड़ा रकम क्या होगा, यह फिनिश कर पाएंगे, अर्थात अपने कर्जे से यह मुक्त हो पाएंगे। रिलायंस ने पहले से कह रखा है कि 31 मार्च 2021 तक यह कंपनी जीरो नेट डेब्ट कंपनी बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2021 के बाद इस कंपनी के ऊपर कोई भी उधार नहीं होगा, कोई ऋण नहीं होगा, और इसका फायदा यह होगा कि इस समय के बाद जब कोई इसके पास उधार नहीं है तो जो भी प्रॉफिट होगा वह अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएंगे, ना कि वो ऋण का इंटरेस्ट पे करने में।
क्योंकि ऋण ही नहीं है तो उसका इंटरेस्ट क्या पे करना। और इसके बाद जो है कि यह एक यूनिक कंपनी बनेगी जो क्या होगी, जीरो नेट डेब्ट वाली होगी। उसके बाद जो है कि इसको जो यह निवेश हुआ है इससे रिलायंस को एक और फायदा मिलेगा, और वह फायदा मिलेगा रिलायंस रिटेल का काम आगे बढ़ाने में। रिटेल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी एक कॉलोनी है, उसमें 10 जो है कि जनरल स्टोर की दुकानें हैं, और 10 जो जनरल स्टोर की दुकानें हैं वो सभी दुकान के लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। तो आपको क्या करना है, उनका व्हाट्सएप नंबर लेना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, और वह क्या करेंगे, आप तक सामान पहुंचा देंगे। फिर आएगा और आगे क्या होगा, आगे ये होगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको पेमेंट कर देंगे, अर्थात सभी चीज़ों का लेन देन क्या होगा, व्हाट्सएप से जुड़ जाएगा। तो आगे चलकर यह कंपनी रिटेल के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही है। प्रश्न आएगा व्हाट्सएप पेमेंट तो अभी है नहीं, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, व्हाट्सएप ने इसके लिए इंडिया में परमिशन भी ले ली है। बहुत जल्दी ही कंपनी आपके सामने होगी। अब देखिए कुल मिलाकर जो व्हाट्सएप का जो है यह पूरा डेटा है, व्हाट्सएप जो यूज करते हैं लगभग इंडिया में 400 मिलियन लोग यूज करते हैं, ये सभी के माध्यम से रिलायंस क्या करेगी, अपने रिटेल के काम को आगे बढ़ा सकेगी। और यह जो होगा वह किस नाम से होगा, जियो मार्ट के नाम से। और जियो मार्ट क्या है, रिलायंस का रिटेल के सेक्टर में काम करने वाला एक प्लेटफॉर्म जिसको काफ़ी तेज़ी से गति से आगे बढ़ाया जाएगा। आगे एक और फायदा होगा, वह फायदा होगा कि रिलायंस जो है कि 5G के क्षेत्र में कार्य करना चाहते, तो इसको सहयोग प्राप्त होगा फेसबुक का। और चूंकि फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है तो इनका भी फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ फेसबुक की जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांसमेंट है, वह भी क्या होगी, हिस्सेदारी हो जाएगी उसमें, किसकी, यह रिलायंस जियो की। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ 5G के लिए कंपनी को पैसा भी मिल रहा है, किससे, फेसबुक से, बल्कि आगे चलकर तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। साथ ही साथ रिलायंस जियो को लोगों का डेटा प्राप्त होगा। जैसे आप देखिए फेसबुक पे हम बहुत से डेटा शेयर करते हैं, तो आगे चलकर रिलायंस को किस सेक्टर में काम करना है, इसके लिए डेटा की आवश्यकता है। तो ये क्या होगा, डेटा जो हम फेसबुक व्हाट्सएप पर हम शेयर करते हैं, इनको पता चलेगा, तो उसी हिसाब के प्रोडक्ट यह बेच सकेंगे। और इस तरह से और क्या होगा, आगे चलकर रिलायंस अपने कई नए सेक्टर खोल सकती है। और साथ ही साथ आपको पता है फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में बहुत बड़ा नाम है, बहुत काम कर चुके हैं। तो आज चूंकि रिलायंस जियो पहले से ही क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में काम कर रही है, तो उसको सहयोग प्राप्त हो जाएगा किसका, फेसबुक का। क्योंकि फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो नेटवर्क है वो क्या है, बड़ा है, और वह उसकी जो तकनीक है उसको भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब देखिए फेसबुक को क्या होगा, तो फेसबुक को न सिर्फ जियो का प्लेटफॉर्म लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों का प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, अर्थात जो लोग भी क्या करते हैं, जियो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, रिलायंस जियो से जुड़े हुए हैं, सब तक क्या होगा, फेसबुक पहुंच जाएगा। और फेसबुक पहुंचने का मतलब है व्हाट्सएप पहुंच जाएगा, अर्थात जितने भी लोग रिलायंस जियो यूज करते हैं वह क्या करेंगे, उनको फेसबुक का एक नया प्रोडक्ट है व्हाट्सएप पेमेंट। जी हाँ, जिस तरह से आप फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, इसी तरह से बहुत ही जल्दी क्या आएगा, व्हाट्सएप पेमेंट आएगा। और इस पर आपको क्या करना होगा, पेमेंट भी आपको अवेलेबल होगा, अर्थात आप चैटिंग भी करिए और पेमेंट भी खरीद करिए। आप वहां पे जूते, चप्पल, खाना पीना कुछ भी मंगाइए और ऐसा कीजिए। अब देखिए व्हाट्सएप को इससे जोड़ने से क्या होगा कि वह सभी जितने रिलायंस के जो धारक हैं, जो रिलायंस को यूज करने वाले लोग हैं, सब तक क्या होगा, आसानी से प्रोडक्ट पहुंचा सकेंगे। और चूंकि रिलायंस जियो पहले से ही रिटेल के सेक्टर में काम कर रहा है, तो अधिक ज्यादा खरीद बिक्री इस व्हाट्सएप पेमेंट से हो सकेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि व्हाट्सएप पेमेंट को भारत में प्रवेश करने का पहले से प्रयास कर रहा है, और इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनुमति भी मिल गई है। लेकिन बस एक दिक्कत थी, और दिक्कत यह है कि आरबीआई और दूसरी एजेंसियां यह चाहती थी कि व्हाट्सएप जो पेमेंट का जो डेटा इधर से उधर होगा, जो फाइनेंशियल डेटा होगा लेन देन का, वह इंडिया में रखे। और चूंकि फेसबुक
इसमें बहुत तेजी से कार्य नहीं कर रहा था, तो अब उसको एक पार्टनर मिल गया। कौन सा? रिलायंस जियो। उसके जगह को, उसके सर्वर को और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को यूज करके वह क्या कर सकता है, व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया का जो डेटा है वह इंडिया में स्टोर कर सकता है। अब वह, और इसके वजह से क्या होगा, आरबीआई के साथ साथ अन्य कंपनियों का लाभ उसको मिल जाएगा। इसके साथ साथ भारत में जो डेटा स्टोरेज की इसको सुविधा मिलेगी, तो साथ ही साथ जियो मेंबर्स तक ये क्या करेगा, अपनी पहुंच आसानी से बना सकेगा। भारत में जो है कि फेसबुक के अगर देखें तो 260 मिलियन, यहाँ पर 26 मिलियन लिखा है, जीरो छूट गया है, तो फेसबुक के 260 मिलियन, इंस्टाग्राम के 80 मिलियन और व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर हैं। इनके माध्यम से भविष्य में रिलायंस जियो और फेसबुक दोनों इनके डेटा का यूज करके और साथ ही साथ आने वाले समय में कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं दोनों मिलकर तय करेंगे, और इससे क्या होगा, दोनों का क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी के साथ साथ जो है कि रिलायंस जियो चूंकि डेटा प्रोवाइड कर रहा है, सब तक मोबाइल तक डेटा पहुंचा रहा है, तो ठीक इसी के बीच क्या हुआ है कि जो फेसबुक है उसने क्या किया है, टिकटॉक की तर्ज पर अपना एक ऐप बनाया है जिसका नाम है लासो, और इसको यह क्या करेगा, प्रमोट कर सकेगा, जिसको अभी तक यह नहीं कर पा रहा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब टिकटॉक पर इतनी भीड़ है और लासो के साथ जब जियो जुड़ जाएगा तो इससे फेसबुक और व्हाट्सएप को कितना फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा जो निवेश हुआ है ये बहुत सोचे समझे गए जो है कि इरादे से हुआ है। ये सिर्फ यह नहीं हो गया है कि लॉकडाउन में कुछ नहीं हो रहा तो चलो कुछ कर लेते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि भविष्य में क्या होगा। तो देखिए इसके फायदे में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में दोनों कंपनियां काम कर रही हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भारत की जो हिस्सेदारी है, जो तकनीकी संपन्नता है वह बढ़ेगी। साथ ही साथ फेसबुक चूंकि क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी भी इस समय हमें स्वीकार करना होगा कि भविष्य में एक लेन देन का एक माध्यम बन सकता है। और इसमें क्या है, फेसबुक और जो है कि रिलायंस जियो दोनों चूंकि ब्लॉकचेन तकनीकी पर काम करती हैं, तो दोनों मिलकर आगे कुछ ऐसा कर सकती हैं कि कुछ इंडियन क्रिप्टो करेंसी भी अस्तित्व में आ सकती हैं। क्योंकि आपको पता है रिलायंस जियो को रिटेल के सेक्टर में काम करना है और इसीलिए जियो मार्ट लेके आया है। तो आने वाले समय में जो छोटे मोटे जो ग्राहक है, जो दुकानदार हैं, उनसे आप सामान मंगा सकेंगे। तो अभी तक जो सुविधाएं बड़े बड़े मॉल तक सीमित थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां देती थी, इससे छोटे छोटे दुकानदारों को भी फायदा होगा। तो साथ ही साथ चूंकि व्हाट्सएप पेमेंट पर ही आप पेमेंट कर सकते हैं और आप जैसे चैटिंग कर रहे हैं उसी पे जूता चप्पल जो चाहिए वो मंगाइए और पेमेंट भी कीजिए। तो इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट का जो है कि दायरा भी बढ़ेगा। तो साथ ही साथ एक चीज और जो चुनौती हमको दिखाई दे रही है कि क्या कि जियो की मोनोपोली हो जाएगी, चूंकि वह पहले ही इस टेलीकॉम सेक्टर में जो है कि एक मोनोपोली की ओर बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये हमारी चिंता भले ही जायज हो लेकिन मोनोपोली नहीं बन पाएगी। कारण है कि प्रत्येक सेक्टर में सरकार का प्रयास यह रहता है कि वह क्या करे कि कम से कम ऐसी इतनी कंपनियां रखें जिससे मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए। तो जो वोडाफोन आइडिया डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एयरटेल डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में देखिएगा हम लोगों को सूचना मिलेगी उसके साथ भी कुछ कंपनियां जुड़ चुकी हैं और आने वाले समय में दो बड़ी कंपनियां अस्तित्व में आएंगी। कुल मिलाकर इसके कुछ जो है कि फायदे हैं लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियों की वजह से हम भविष्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस समय हमें बड़ी मात्रा में जो है कि एफडीआई की ज़रूरत है, बाहरी विदेशी निवेश की ज़रूरत है और ये बहुत बड़ा निवेश है। तो आने वाले समय में जो विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, वो सब भी निवेश करेंगे और इसका फायदा इंडिया में मिलेगा। अर्थात न सिर्फ विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी बल्कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट भी आएगा। तो इस तरह से इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी क्या होगा, तेज होगा। तो स्टूडेंट ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, आप बहुत समझदार हैं, खुद समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।